Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपकी महाराष्ट्र स्टैंडर्ड 12 टेक्स्ट बुक के अंदर 122 पेज नंबर पे मिल जाएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। अकाउंट फॉर ऑफ अ लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी के लिए अकाउंट्स कर रहे हो तो फॉलोइंग इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी, तो आप यहाँ पे लिखोगे इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी। सो धनंजय लाइब्रेरी के बारे में अपन ये कर रहे हैं, एक संस्था है। अब अपन को जब भी एनपीओ करना होता है तो मैं 7 स्टेप फॉलो करता हूँ एनपीओ के लिए ना। 7 स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है आपका कि आप डेट कॉलम बनाओ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए प्रीवियस ईयर कौन सा और करंट ईयर कौन सा है। सेकंड स्टेप आपका होता है आप कभी भी सब्सक्रिप्शन करोगे सेकंड स्टेप के अंदर और पूरा सब्सक्रिप्शन निपटा दोगे उसके सेकंड इफेक्ट के साथ। थर्ड आप स्टेप करोगे कि बैलेंस शीट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है उसको आप पूरी तरह से फुलफिल करो और कैपिटल फंड ढूंढो। फोर्थ स्टेप आप करते हो कि ओपनिंग बैलेंस शीट से चीज़ें नीचे ट्रांसफर करोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जो भी आ सकती है एक्सेप्ट फॉर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। फिफ्थ स्टेप आप करते हो कि सम को लाइन वाइज कोई भी चीज़ अगर बाकी रह गई तो वो करोगे। सिक्स स्टेप आप करोगे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स और सेवन स्टेप आप करोगे मार्क्स पूरे के पूरे चीज़ों को टैली। सब चीज़ों को टैली करने के बाद आप लास्ट में 12 मार्क्स अपने खींचे में लोगे और घर चले जाओगे। ये आपका पूरा का पूरा रहेगा। तो अपन फर्स्ट स्टेप पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनकम साइड पे दिखाऊंगा आपको डेट कॉलम। तो डेट कॉलम अपन को प्रॉपर बनानी होती है प्रीवियस ईयर और एक लाइन छोड़ के मैं लिखूंगा करंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के लिए डेट कौन सी देखनी है तो हमेशा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना उसकी आपको डेट देखनी है। वो डेट है 31 मार्च 2020। अब एक बात बताओ, मेरा ये जो साल होता है इसका मतलब होता है कि मेरा करंट ईयर जो है वो 31 मार्च 2020 पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये साल शुरू कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को। तो मेरा करंट ईयर 19 से लेके 20 तक चल रहा है तो दैट इज़ माई करंट ईयर। तो यहाँ मैं करंट ईयर में जाके लिखूंगा 19-20। तो मेरा जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा ऑफ कोर्स 18-19। तो मेरा प्रीवियस ईयर खत्म कब होगा 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया होगा और जो मेरा करंट ईयर है वो कब खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2020। अब ये जो करंट ईयर की डेट है ना 31 मार्च 2020 ये दो जगह पे जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 लिखेंगे अपन और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है उसमें लिखेंगे 31 मार्च 2020, ये करंट ईयर की डेट होगी। और जो प्रीवियस ईयर का 31 मार्च 2019 से वो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 2019। ये आपका पूरा का पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके जो आपने किया वो था फर्स्ट स्टेप। अब जाते सेकंड स्टेप मतलब सब्सक्रिप्शन। तो पूरे सम के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन ढूंढना। ये रहा आपका सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपये का। सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या होती है एक तरीके की इनकम। तो आप इनकम साइड पे जाओगे और लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन एंड जो अमाउंट था 20,000 का उसको मैं अंदर के कॉलम में लिख देता हूँ। अब जाते और ढूंढते दूसरे सब्सक्रिप्शन के और कुछ दिया हुआ है क्या तो ज़रा देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये दिया हुआ है सेकंड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट टू 500 रुपये। अब देखो आपको ईयर नहीं बोला है कि सब एडवांस तो दिया है सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है बट वेदर इट इज़ फॉर प्रीवियस ईयर और वेदर इट इज़ फॉर करंट ईयर यू हैव नॉट टोल्ड। तो एडवांस फॉर क्या मानने का करंट ईयर, जब कोई साल ना बोला हो तो आपको करंट ईयर मानना है, ठीक है। अब एडवांस फॉर करंट ईयर क्या होता है तो आपके उसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है। आला ओ ए सी पी। तो जो एडवांस ए सी का मतलब है एडवांस फॉर करंट ईयर, ये एल का मतलब होता है लेस। तो एडवांस फॉर करंट ईयर आप क्या करोगे लेस। तो आप सिंपल सब्सक्रिप्शन में जाओगे और क्या करोगे लेस एडवांस फॉर करंट ईयर। कोई कंजूसी नहीं करने का, हाँ पूरा लिखने का एडवांस फॉर करंट ईयर। और अमाउंट कितना है 500 रुपया। वेरी गुड 500 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। अब सेकंड इफेक्ट ढूंढो इसका एडवांस इनकम। देखो भैया एडवांस इनकम का मतलब है पहले से आपको पैसे मिल गए। अगर आपको पहले से पैसे मिल गए और काम करना बाकी है तो आपके टकले पे बोझ मतलब लायबिलिटी। करंट ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाऊंगा कि नीचे क्लोजिंग। करंट ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट। जगह छोड़ूंगा और लिखूंगा लायबिलिटी साइड पर एडवांस सब्सक्रिप्शन बरोबर एडवांस सब्सक्रिप्शन 500 रुपया, दैट्स इट। अब उसके अलावा मेरे को सब्सक्रिप्शन के बारे में कहीं पर भी कुछ भी बोला नहीं है, मतलब मेरा सब्सक्रिप्शन हो गया समाप्त। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे टोटल 20,500 में से 20,000 में से 500 गया तो बाहर कितना बचेगा 19,500। इतना सिंपल था सब्सक्रिप्शन निपट गया। अब आता है थर्ड स्टेप, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की सारी चीज़ें डालूंगा और कैपिटल फंड ढूंढूंगा। तो फटाफट देखते हैं अपन क्या क्या दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट का। तो सबसे पहले जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना इसका मतलब होता है कि साल की शुरुआत का तुमको रोकड़ा दिया हुआ है, इतना तुम्हारे पास था साल की शुरुआत में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कैश लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पर कितना 5,000 रुपये का। अब उसके बाद अपन जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ओपनिंग बैलेंस शीट का या प्रीवियस ईयर का कुछ भी है, ये देखो 18-19 डेट कॉलम में चेक करो। मेरे पास 18-19 का मतलब क्या था प्रीवियस ईयर।
तो पिछले साल मेरा 500 रुपये का पेमेंट करना बाकी था, मतलब वो मेरे लिए लायबिलिटी रही होगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लायबिलिटी साइड पे कुछ जगह छोड़ूंगा और लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, समझे। तो पिछले साल ओपनिंग साल में मेरे पास 500 रुपये की लायबिलिटी थी, तो यहाँ पे मैं 500 रुपये लिख दूंगा, ठीक है। अब जाते हैं नीचे। तो ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 ज़रा डेट चेक करो डेट कॉलम में। 31 मार्च 2019 मेरा कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। मतलब साल की शुरुआत में या तो पिछले साल के अंत में मेरे पास इतने असेट एंड लायबिलिटीज़ थे, तो ये तो सब मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में आने चाहिए। तो ज़रा देखो, द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स। बुक्स मेरे पास थे 50,000 के, तो यहाँ पे मैं बुक्स लिखूंगा असेट साइड पे 50,000। उसके बाद था मेरे पास फर्नीचर 6,500 का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्नीचर 6,500 रुपये का। उसके बाद मैं लिखूंगा मशीनरी 30,000 रुपये का, तो यहाँ पे आता है मशीनरी 30,000 रुपीज़ का। वेरी गुड, ये सब लिख दिया। अब ज़रा चेक करो नीचे कुछ और बाकी रह गया क्या मेरे? नहीं बाकी रहा, तो दैट्स इट। अब इसको मैं यहाँ पे और कुछ भी डालूंगा नहीं। अब मेरे को इसमें से क्या ढूंढना है? मेरा कैपिटल फंड। अब अगर कैपिटल फंड ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा भैया? कैपिटल फंड में इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सब कुछ चेक करते हैं। तो 50 + 5 55, 55 + 30 कितना होता है? 85, 85 + 6 कितना होता है? 85 + 6 होता है 91,500। तो यहाँ पे आ जाएगा 91,500, 91,500। और ये 91,500 में से 500 गया, तो असेट माइनस लायबिलिटी करके मेरा 91,000 का क्या आ जाएगा? मेरा 91,000 का आ जाएगा कैपिटल फंड। तो ये जो मेरे को मेन चीज़ ढूंढनी थी वो मैंने ढूंढ ली। अब क्या करना है? फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप का मतलब होता है जो ऊपर से मेरे को नीचे लेना होता है। तो ऊपर से मैं नीचे लूँगा क्या क्या चीज़ें, तो चेक इट आउट। ऊपर से मैं नीचे लूँगा कैपिटल फंड, यहाँ पे मेरा कैपिटल फंड आ जाएगा 91,000 का। और ऊपर से नीचे जो भी चीज़ ली जाती है उसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी नहीं होगी, और जो भी चीज़ आप नीचे लोगे उसका सारा का सारा अमाउंट आप सिर्फ अंदर के कॉलम में लिखोगे। अब उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो उसका भी अमाउंट मैं कहाँ लिखूंगा? अंदर के कॉलम में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपया मैं अंदर के कॉलम में लिखूंगा। कैश कभी लिया नहीं जाता। बुक्स लूँगा मैं, तो बुक्स का 50,000 मैं अंदर के कॉलम में ही लिखूंगा। उसके बाद जगह छोड़ दूंगा, फर्नीचर लिखूंगा, फर्नीचर का 6,500 भी अंदर के कॉलम में ही लिखूंगा। और फिर मशीनरी लिखूंगा, तो उसका भी अमाउंट अंदर के कॉलम में ही लिखूंगा 30,000। अब कुछ चीज़ें होती है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, पर कुछ चीज़ें होती है जिस पर एडजस्टमेंट होता है। जिस पर नहीं होगा हम एरो करके उसका अमाउंट बाहर लिख देंगे, जिस पे होगा उसको प्लस माइनस करेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका फिफ्थ स्टेप आता है कि भैया रिसीट साइड पे जाओ। रिसीट साइड पे आपको दो चीज़ मिल सकती है, इनकम या तो लायबिलिटी, और पेमेंट साइड पे आपको एक्सपेंसेस या तो असेट मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपका हो चुका है। एडमिशन फीस आपके लिए इनकम होती है, सब्सक्रिप्शन आपका हो चुका है। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस से आपकी इनकम होगी, मिसलेनियस इनकम से आपकी इनकम होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से आपकी क्या होगी? इनकम हो जाएगी। सैलरी से आपका एक्सपेंस, रेंट से एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट आपका असेट होता है, स्टेशनरी आपका एक्सपेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका एक्सपेंस होता है, बुक्स आपके लिए असेट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका पेमेंट साइड पे दिया हुआ है, मतलब आप इस साल जो आपकी पिछले साल की लायबिलिटी थी, ये देखो साल की शुरुआत में 500 रुपये की आपकी लायबिलिटी थी, और अब वो पेमेंट साइड पे दिया है, मतलब वो आपने इस साल पे ऑफ कर दी। तो आप क्या करोगे? आपने ऊपर से इसको नीचे लिया और क्या करोगे? लेस पेड ऑफ 500 रुपया नील, आपकी लायबिलिटी नील हो गई। इसको कहीं पे भी सेकंड इफेक्ट करने का नहीं, ओके। तो ये आपका हो गया। बैलेंस कैरिड डाउन 4,650 का, इसका मतलब है आप ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का रोकड़ा आपको दिया हुआ है, ठीक है, रखो उसको आप। अब यहाँ पे ये चीज़ आपका हो चुका है, इसको साइड में रखो। सब्सक्रिप्शन आपका हो चुका है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड रेंट, देखो आउटस्टैंडिंग वर्ड तो दे दिया, पर आपको ये नहीं बोला है कि प्रीवियस ईयर है कि करंट ईयर है, तो आपको क्या मानना है उसको? करंट ईयर। और सैलरी और रेंट को आप क्या कर दोगे? टिकी टिकी कर दोगे। 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो फटाफट जाएंगे हम एडमिशन फीस के बाजू में और लिखेंगे 50% तो कैपिटल फंड में डालना है। तो बाकी का 50% आप क्या मानोगे? इनकम मानोगे। तो 50% इनकम है और 50% कैपिटल फंड में अपन ऐड करेंगे, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर को मैं क्या कर दूंगा? जाके फटाफट टिक। तो यहाँ पे कहीं फर्नीचर दिया हुआ नहीं है, साल की शुरुआत में दिया था, तो यहीं पे टिक कर दूंगा मैं। आगे बोल रहे हैं लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उसके ऊपर। तो मतलब लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं मेरा डेप्रिसिएशन है, तो ये बुक्स दिया हुआ है, यही लाइब्रेरी बुक्स हो जाएगी ना, तो इसी पे मैं टिक कर दूंगा। एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट, तो मैं इसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट पे टिक करूंगा, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको भी टिक कर दूंगा, दोनों को टिक करूंगा, ठीक है। अब जरा फटाफट अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन फीस से अपन शुरू करेंगे। इसमें 50% इनकम और 50% कैपिटल फंड में डालना है अपन को। तो फटाफट मैं क्या करूंगा? कैपिटल फंड में 50% डालूंगा। क्या लिखूंगा मैं? एडमिशन फीस। तो एड एडमिशन फीस
ब्रैकेट में मुझे मेंशन करना पड़ेगा 50% कैपिटलाइज। अच्छा, कितना होगा इसका 50%? एडमिशन फीस 4,500, उसका 50% होगा 2,250। और बाकी का आप क्या मान रहे हो? इनकम। तो इनकम साइड पे जाके लिखूंगा बाय एडमिशन फीस, बाय एडमिशन फीस। अब जिस चीज़ को आप इनकम मान रहे हो तो वहाँ पे लिखना, आपको मेंशन करना पड़ेगा 50% रेवेन्यू, और वो कितना होगा? 2,250। सिंपल। अब आगे जाते, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4,200, वो भी आपकी इनकम है। तो यहाँ पे लेंगे बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस एंड द अमाउंट इज 4,200। नेक्स्ट है मिसलेनियस इनकम 250 रुपये का, तो बाय मिसलेनियस इनकम एंड द अमाउंट इज 250। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका अमाउंट मैं क्या करूँगा? अंदर लिखूंगा क्योंकि टिक मार्क है। ओके, अब इस तरफ जाते हैं, सैलरी मेरी 9,000 रुपये की है, तो यहाँ पे 2 सैलरीज 9,000, इसका अमाउंट मैं लिखूंगा अंदर की तरफ क्योंकि टिक मार्क है। रेंट है मेरा 7,500 का, तो इसके नीचे जगह छोड़ के लिखूंगा मैं 2 रेंट 7,500, और ये भी अंदर लिखूंगा क्योंकि टिक मार्क है। इन्वेस्टमेंट मेरे असेट होते ना, तो मैं असेट साइड पे जाऊंगा और नीचे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा? 6,000 रुपये का, इसको भी मैं अंदर लिखूंगा। ठीक है, आगे जाते हैं, स्टेशनरी 1,350 रुपये की है, तो मैं एक्सपेंडिचर साइड पे जगह छोड़ के लिखूंगा 2 स्टेशनरी 1,350, तो 1,350 का अमाउंट आ जाएगा बाहर के कॉलम में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट है 850। नेक्स्ट है बुक्स मेरे लिए असेट होते हैं। असेट साइड में जाके मेरे पास 50,000 के बुक्स ऑलरेडी थे, उसमें जाके मैं क्या करूँगा? ऐड परचेस, और परचेस में कितना और ऐड कर दूंगा? मेरा देखो 5,000 का बुक्स मैंने और खरीदा, तो मेरे पास 55,000 का बुक्स टोटल हो चुका है। ओके, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैं ऑलरेडी पे ऑफ कर चुका हूँ, नील कर चुका हूँ। बैलेंस कैरी डाउन मेरे लिए असेट होता है, तो इन्वेस्टमेंट के नीचे जगह छोड़ूंगा और लिखूंगा कैश 4,650 रुपये। ओके, तो ये डब्बा हो गया। अब जाते हैं इसमें, फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट हो चुका है, सब्सक्रिप्शन हो चुका है। थर्ड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है, तो ज़रा देखो, मेरा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या होता है? हमेशा ऐड होता है, तो ये ट्रिक याद रखो, आला ओ ए ए सी पी। ठीक है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर करना पड़ेगा मेरे को। तो सैलरी में जाऊंगा और मैं क्या लिखूंगा? ऐड आउटस्टैंडिंग, और कंजूसी बिल्कुल नहीं करने की, पूरा लिखने का, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अमाउंट है आपका 1,300 रुपये का, तो 9,000 में 1,300 ऐड कर लिया तो 10,300 हो जाएगा। सिमिलरली आपका रेंट 950 का आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट में भी जाके मेरे को पूरा वही लिखना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अमाउंट है 950, तो 500 प्लस 500 तो 1,000 हो जाएगा, 400, तो 8,450 रुपये आएगा यहाँ पर। अब ये दोनों ही मेरे को क्या सेकंड इफेक्ट करना है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर मतलब पैसा चुकाना बाकी है, पैसा चुकाना बाकी मतलब अपने टकले पे बोझ मतलब लायबिलिटी। करंट ईयर है तो नीचे वाली बैलेंस शीट में जाएंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, पहले तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, फिर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी है मेरी 1,300 रुपये की, और उसके बाद ऐसा इधर एरो करके नीचे ही लिख देंगे रेंट, और रेंट है मेरा 950 रुपये का। ये दोनों आउटस्टैंडिंग का मेरा इफेक्ट आ गया, 2 सेकेंड इफेक्ट, दैट्स इट। अब जाते हैं नीचे, एडमिशन फीस का जो काम था वो हो चुका है ऑलरेडी। फर्नीचर को क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो फर्नीचर में जाएंगे और लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन @ 10% पर एनम। 6,500 का 10% निकालना, एक अंडा फोड़ो, कितना बचेगा? 650। 500 तो गया, 6,000 में से 150 और गया, तो कितना बचेगा? 5,850। सिंपल। सेकेंड इफेक्ट, डेप्रीसिएशन से मेरे को नुकसान होता है, तो मैं एक्सपेंडिचर साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा टू डेप्रीसिएशन ऑन, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा और प्रॉपर फिर लिखूंगा फर्नीचर के ऊपर है 650, तो यहाँ आ जाएगा 650, दैट्स इट। अब उसके बाद है आपका लाइब्रेरी बुक्स पे आपने 1 अप्रैल को ही खरीदा है और उस पर भी 10% डेप्रीसिएशन है, तो लाइब्रेरी बुक्स मतलब ये टोटल बुक्स आपका 55,000 का एक साथ ही है और आपको एक ही साथ में उस पर डेप्रीसिएशन निकालने का है, तो डेप्रीसिएशन @ इस पर भी आपको कितना है? 10%, तो यहाँ पे भी 10% पर एनम। 55,000 पे 10%, एक अंडा फोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 5,500। 55 में से 5 गया तो 50,000 और 500 गया तो 49,500 बच जाएगा। सेकंड इफेक्ट इसका भी डेप्रीसिएशन का कहाँ आएगा? फर्नीचर के नीचे लिख दूंगा मैं, लाइब्रेरी बुक्स लिख दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में लाइब्रेरी बुक्स दिया हुआ है।
अमाउंट है 5,500, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,500, सिंपल, डन। लास्ट आपको बोल रहा है इन्वेस्टमेंट्स फॉर परचेज ऑन 1 अप्रैल एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20%। तो भैया मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का है, मेरा इन्वेस्टमेंट है 6,000, तो यहीं पे मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ 6,000 का इन्वेस्टमेंट पे उस पर 20%, तो 20% 20/100 होएगा, ठीक है। अब ना इसके ऊपर कोई महीना वहीने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे साल का है, 1 अप्रैल को खरीदा मतलब पूरे साल का तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो बेसिकली इंटू 12/12 आ जाएगा, जो कि कोई मतलब का ही नहीं है, वो 1 हो जाएगा। अब इधर 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 2 क्या होता है 12, और ये 2 0 आएंगे तो 1200। बेसिकली इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुमको टोटल 1200 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, ब्याज मिलना चाहिए था। अब करोगे तुम कंपेयर, ध्यान से देखोगे तो तुमको ऑलरेडी 900 रुपये का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिल चुका है, और टोटल तुमको कितना मिलना चाहिए था 1200। तो ये जो अमाउंट है 1200 का, वो तुम कहाँ लिखोगे, बाहर की तरफ। 1200 में से 900 मिल चुका है, तो और कितना मिलना बाकी है 300। ये 300 को मैं क्या बोलूँगा, आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड। तो मैं देखो, और 900 में 300 ऐड करोगे तभी तो 1200 आएगा ना, तो ये 300 तुमको अभी तक मिलना बाकी है। अब देखो आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब पैसा मिलना बाकी है, और पैसा मिलना बाकी तो आप उसको कहाँ डालोगे, एसेट साइड पर। तो एसेट साइड पर आप क्या लिखोगे, एसेट साइड पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसी में जाके आप क्या लिखोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे अपन, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, पर पूरा 1200 लिखोगे कि सिर्फ जितना बाकी है 300 मिलना वही लिखोगे, तो ऑफकोर्स जितना 300 मिलना बाकी खाली उतना ही लिखेंगे, तो बाहर आ जाएगा 6,300। दैट्स इट। आपको इसी के साथ सारे के सारे एडजस्टमेंट और पूरा सम हुआ साहब। तो अब देखो, जिस चीज़ का अमाउंट आपने यहाँ पे अंदर लिख दिया, मशीनरी पे तो कुछ हुआ ही नहीं, पर उसका अमाउंट फिर भी अंदर लिखा है ना, तो इसको बस एरो करके ऐसा मैं बाहर लिख दूंगा, कुछ काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात। अब लास्ट अपन का एक चीज़ बचता है, और वो होता है टैली करना। तो फटाफट टैली करते हैं। लास्ट अपना जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, 19 + 2 21, 21,750। तो इधर 21,750 साइड में रख लेते। अच्छा, 4,450, 4,001, 5,000, 5,650 ले लेते साथ में, तो 5,650। तो ये 0, 7 + 6 13 14 5 6 7, और ये 27,400 का अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 10 + 8 18,000, 18,750। तो इधर 18,750 है। अच्छा, 1,800 + 300 1100, 1100 मतलब 2,100, 2,200, 2,200 + 600 2,800, 2,850 को साइड में रखते, 2,850 साइड में रख दिया, और ये 5,500 भी साइड में रख देते, अलग से ले लेते। तो 0 0 1 कैरी, 7 + 8 15 + 5 20 21, 8 9 10, और ये 17, 27,100। अरे बाप रे। तो यहाँ पे आ रहा है 27,400, यहाँ पे आ रहा है 27,100, दोनों को माइनस करोगे तो ऑफकोर्स कितना आएगा, 300 रुपये का। तो आपका हैवी अमाउंट कौन सा है, क्रेडिट साइड का 27,400। इसको मैं क्या करूँगा ना, 27,400 बोथ साइड्स लिखा जाएगा, 27,400 विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स, एंड इसमें से दोनों को माइनस करके आपका अमाउंट आ रहा है 300 रुपये का। इसको क्या बोला जाएगा, टू सरप्लस। इनकम ज़्यादा है ना एक्सपेंडिचर से, तो आप लिखोगे एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में जाके आप क्या करोगे, ऐड। अगर डेफिसिट होता तो कैपिटल फंड में लेस करते। तो फिलहाल सरप्लस है, और भारी मात्रा का सरप्लस है 300 रुपये का। क्या बात है, सबको प्लस करना है, क्योंकि देखो प्लस की सिंबल है। तो 91 + 2 93 550, तो 93,550 यहाँ पे आ गया। अब इधर टोटल करते तो 93 + 1 94, 500 + 500 95, 95,950 + 50 96,300 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ का जो अमाउंट का टोटल है वो है 96,300 रुपीज़। तो 96,300 का यहाँ पे टोटल आ गया ओरली। अब यहाँ पे करते 49 + 5 होता है 54, 54 + 30 होता है 84, 84 + 6 होता है 90, 90 + 4 होता है 94। तो चलो 94,000 का तो जुगाड़ हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 500 + 800 होता है 1300, 1300 + 300 होता है 1600, 1600 + 600, 16 + 600 होता है 2200, 2200 50 + 50 होता है 2300। तो 2300 रुपया मेरा एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 94 + 2 होता है 96, 96,300 का यहाँ पे भी अमाउंट आ गया। तो 96,300 से मेरा ये सम हो गया टैली। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल इन रुपीज़ कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे इस तरीके से, टोटल इन रुपीज़, टोटल इन रुपीज़। तो आप अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये पूरा सम मेरा रेडी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो इसी के साथ मैं इस सम को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये पूरा सम इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ठोक के मारना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछना मत भूलना। बाय बाय।